हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज का वीडियो है मध्य प्रदेश सरकार की इशू की गई पॉलिसी मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2019 के बारे में। ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है और तब तक एप्लीकेबल रहेगी जब तक एमपी गवर्नमेंट इस पॉलिसी को रिप्लेस करके कोई दूसरी पॉलिसी ना इशू कर दे। इस पॉलिसी के दो पार्ट किए गए हैं, पहला है स्टार्टअप और दूसरा है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? जो स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में उनका बिजनेस मॉडल डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो हम दोनों ही चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार्टअप। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला आता है कि स्टार्टअप किसको बोलते हैं। सेकेंड थिंग आता है आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्वालिफाई करते हैं तो क्या आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आता है कि अगर आप स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसमें सबसे पहला कंसर्न आता है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए 5 कंडीशंस दी गई है। पहली है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन के अगले 10 सालों तक स्टार्टअप की डेफिनेशन में रह पाएगा। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इनकॉर्पोरेशन को 10 साल बीत चुके हैं तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहलाए जाएंगे। सेकेंड कंडीशन आता है स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर एलएलपी के रूप में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के इनकॉर्पोरेशन के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन किसी पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके या उसका रिस्ट्रक्चर करके नहीं बनाया जाना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस का इनोवेशन या डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो या फिर वो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार जनरेशन या फिर वेल्थ जनरेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकलती हो। अगर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ये पांचों कंडीशन फुलफिल करता है तो आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्वालिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप के तौर पे क्वालिफाई हो गया तो क्या वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को DPIIT यानी डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का GST रजिस्ट्रेशन MP बेस्ड होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इस स्कीम में एज अ स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट कंसर्न आता है कि आपने एज ए स्टार्टअप स्कीम में अप्लाई भी कर दिया तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। इसके अंदर 6 मेजर बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं जिसमें सबसे पहला है सस्टेनेंस अलाउंस। सस्टेनेंस अलाउंस आपको पार्टनर इंक्यूबेटर ज्वाइन करने के 3 महीने बाद मिलना शुरू होगा जो कि आपको हर महीने के 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सस्टेनेंस अलाउंस आपको अगले 1 साल तक या फिर आपका स्टार्टअप बिजनेस ग्रोथ करना शुरू कर दे, इन दोनों में से जो भी टाइम पहले होगा उस टाइम तक दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए सेकेंड बेनिफिट है लीज रेंटल सब्सिडी का। ये बेनिफिट लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है और ये आपको रिकमेंडेशन मिलने के बाद अगले 3 सालों तक मिलेगी। लीज रेंटल सब्सिडी का अमाउंट आपने जितना लीज रेंट पे किया उसका 50% या फिर 3 लाख पर ईयर, जो भी कम होगा उतना अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपका स्टार्टअप विमेन, SC ST या OBC ओन्ड है तो फिर 3 लाख पर ईयर की जगह 3.5 लाख रुपए पर ईयर लीज रेंट सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए तीसरा बेनिफिट आता है मार्जिन मनी या इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट। इन दोनों में से एक चूज करना होगा और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलता है। अगर आप मार्जिन मनी सेलेक्ट करते हैं तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का अधिकतम 15% या फिर 12 लाख, जो भी कम होगा उतना आपको मार्जिन मनी के तौर पर सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्ट सब्सिडी चूज करते हैं तो आपको अधिकतम 5% अगले 7 सालों तक इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में मिल सकता है, जिसके लिए अधिकतम हर साल आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपका स्टार्टअप विमेन, SC ST या OBC ओन्ड है तो फिर इंटरेस्ट सब्सिडी की रेट 6% रहेगी। इसमें चौथा बेनिफिट आता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन या क्वालिटी सर्टिफिकेशन का। अगेन 3 कैटेगरीज है। अगर आपका डोमेस्टिक पेटेंट है तो पर स्टार्टअप 2 लाख रुपए मैक्सिमम 2 पेटेंट्स के लिए मिलेंगे। अगर आपका इंटरनेशनल पेटेंट है तो पर स्टार्टअप 5 लाख रुपए मैक्सिमम 1 पेटेंट के लिए मिलेगा। और अगर आपका क्वालिटी सर्टिफिकेशन है तो पर स्टार्टअप 3 लाख रुपए मैक्सिमम 2 सर्टिफिकेशन तक मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने 4 पेटेंट्स करवाए हैं और पर पेटेंट आपको 50,000 का खर्चा आया है तो आपको डोमेस्टिक पेटेंट है तो सिर्फ 2 पेटेंट का खर्चा मिलेगा तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपए आपको रिइंबर्स हो जाएंगे। और जैसे ठीक इसी तरह अगर आपने एक ही पेटेंट कराया और उसी में आपको 4 लाख का खर्चा आया है तो आपके 2 पेटेंट की लिमिट में तो वो
4 लाख आते हैं, लेकिन पर स्टार्टअप मैक्सिमम 2 लाख देने हैं, तो फिर उस केस में आपको 2 लाख रीइंबर्स होंगे। यही कैलकुलेशन इंटरनेशनल पेटेंट और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर भी लगेगी। पांचवा बेनिफिट है स्टार्टअप मार्केटिंग असिस्टेंस का। ये एक वन टाइम असिस्टेंस है जो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने पर मिलेगा, जिसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल होती है तो आपको अधिकतम 10 लाख रुपए स्टार्टअप मार्केटिंग असिस्टेंस के तौर पर भी मिल सकते हैं। इसमें छठा बेनिफिट है नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बेनिफिट। ये भी एक वन टाइम बेनिफिट है। इसके अंदर आपको नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेशन फीस और किन्हीं 2 मेंबर्स के अकोमोडेशन का जो खर्चा है उसका 50% या फिर अधिकतम 1 लाख गवर्नमेंट की तरफ से रिइंबर्स हो जाएगा। इस स्कीम में जो सेकंड मेजर पार्ट आता है वो है इंक्यूबेटर। अगेन 3 पॉइंट्स है कि इंक्यूबेटर किसको बोला जाएगा, इसके अंदर कौन से इंक्यूबेटर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। फर्स्ट थिंग आती है इंक्यूबेटर किसको बोलते हैं। इंक्यूबेटर क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में उनका बिजनेस मॉडल डेवलप करने में हेल्प करता है। वो कई सारी सर्विसेज देता है, जैसे लीज्ड वर्क स्पेस या फिर कॉमन सर्विसेज, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कंसल्टेंसी टाइप सर्विसेज, या उनको स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाने में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप को हेल्प करता है उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि इस स्कीम में कौन से इंक्यूबेटर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर या कोई होस्ट इंस्टीट्यूशन जिसका इंक्यूबेटर डेवलप करने का इंटेंशन है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कंडीशन यही है कि इंक्यूबेटर को मिनिमम 10 सीट्स की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। मतलब कि इंक्यूबेटर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो 10 स्टार्टअप्स को डेवलप करने में हेल्प कर पाए। इस स्कीम में इंक्यूबेटर्स को 3 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करवाए गए हैं। पहला है कैपिटल असिस्टेंस, दूसरा है ऑपरेशनल असिस्टेंस और तीसरा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कैपिटल असिस्टेंस। कैपिटल असिस्टेंस वन टाइम असिस्टेंस है जो इंक्यूबेटर सेटअप करने में फिक्स्ड कॉस्ट लगी है, उसको उसमें लैंड एंड बिल्डिंग को हटा के जो खर्चा हुआ है उसका 50% या फिर मैक्सिमम 1 करोड़ कैपिटल असिस्टेंस के तौर पर मिलेगा। कोई एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर भी अगर एक्सपेंशन में जा रहा है तो उसको भी सेम बेनिफिट कैपिटल असिस्टेंस के तौर पर मिलेगा, सिर्फ इस कंडीशन पे कि जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो लास्ट 1 ईयर से पूरी यूटिलाइज्ड होनी चाहिए। सेकेंड बेनिफिट आता है ऑपरेशनल असिस्टेंस का। ऑपरेशनल असिस्टेंट ये बेनिफिट सैंक्शन होने के बाद अगले 3 सालों तक मिलेगा और जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है और मैक्सिमम 10 लाख, जो भी कम होगा उतना मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस का बेनिफिट। इसके अंदर जो इंक्यूबेटर अपना काम स्टार्ट करते टाइम किसी भी तरह की लैंड या ऑफिस स्पेस परचेज करता है या लीज पे लेता है तो उस पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का 100% रीइंबर्समेंट किया जाएगा और ये बेनिफिट भी वन टाइम बेनिफिट है। अगर आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पॉलिसी का जो ब्लॉग का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। अगर आपको कोई ऐसी पॉलिसी का नाम पता है जो वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द वेबसाइट पे अपडेट करने की। थैंक यू।